तो केमिकल बॉन्डिंग के जो रीजनिंग पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। एटम्स ए बी सी इन द सेम 1, 6 एंड 7, तो ये कौन से ग्रुप का मेंबर है? 1A का, ये 16 का और ये 17 का, और सबके सब सेम पीरियड है, सेम पीरियड है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हो। विल द बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी बी परफेक्टली आयनिक इन द नेचर, आयनिक और कोवेलेंट। तो बी और सी के बीच में ए बी और सी, अगर मान लो एक मिनट को कि ये सारा का सारा कौन सा पार्ट है, मान लो इसे ऑक्सीजन मान लिया और इसे फ्लोरीन मान लिया, ठीक है। और ये पार्ट कौन सा, अगर ये ऑक्सीजन है ये फ्लोरीन है, तो ये कौन सा होना है? लिथियम, ठीक है। इसके नीचे भी डाल लेते हैं सोडियम क्लोरीन, सोडियम सल्फर एंड क्लोरीन। कह रहे अगर हमने बी और सी के बीच में बॉन्ड बनाई तो वो बेसिकली क्या होगा? प्रीडोमिनेंटली का मतलब है उसमें बेसिक कैरेक्टर क्या है, जो मेजॉरिटी कैरेक्टर है वो क्या है। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनता है? 1 और 2, 1A एंड 2A। अब तो A लिखते भी नहीं है, तो 1 और 2, और इस वाली साइड पे 16, 17 और 15। बताया था पीरियडिक टेबल में जितना गैप होगा, पीरियडिक टेबल में जितना गैप होगा, ये एक सिंपल सा अप्रोच है। अगर हमें आयनिक बॉन्ड बनाना है तो डायगोनल गैप ज़्यादा होना चाहिए। एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है? सिर्फ है ये जो लास्ट का पार्ट है, ये एक्सेप्शन है, ये नहीं होनी चाहिए। इनर्ट गैस को छोड़ दो, तो ये अपना फ्लोरीन है और ये सीजियम है, इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इस वाली साइड पे है। एक एक्सेप्शन आता है कि क्लोराइड्स आर मोर आयनिक देन फ्लोराइड्स, तो अगर हम इस वाली बात को भी इग्नोर कर ले थोड़ी देर के लिए, तब भी ये रूल बिल्कुल वैलिड है कि डायगोनल जितना गैप होगा उतना ज़्यादा वो आयनिक कैरेक्टर है। लिख सकते हैं डायगोनल गैप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। अब अगर 15 और 16 में जाए तो डायगोनल गैप कम होता है या ज़्यादा होता है? अगर 15 और 16 में देखो तो ये डायगोनल गैप क्या है? गैप लेस है। अगर गैप लेस है तो कोवेलेंट होगा, ठीक है ना। गैप लेस है तो क्या होगा भाई? गैप लेस है तो कोवेलेंट, और गैप मोर है तो आयनिक, इफ गैप इज मोर। अब आते हैं दूसरे वाले सवाल के ऊपर। विल द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी विल बी प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन द नेचर, आयनिक और कोवेलेंट। तो इस बार क्या है, इस बार अपने पास ये सवाल है कि अगर सोडियम का ऑक्सीजन के साथ, या सोडियम लिथियम का ऑक्सीजन के साथ, सोडियम का सल्फर के साथ, या फिर ऐसे भी बॉन्ड बना ले, तो बॉन्ड आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? तो आंसर है कि ग्रुप 1 इन्वॉल्व है तो क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो उसने पहले ही कहा है प्रीडोमिनेंटली, मीन्स वो आयनिक कैरेक्टर है, बेसिकली वो आयनिक कैरेक्टर होगा। 100% आयनिक करके कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। 100% आयनिक हो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो आइडियल केस है वो कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता, ठीक है। जो आइडियल केस है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट, अब ये अगले दो बन जाने हैं, ट्राई कर लो एक बार। तो यहाँ पे ही देख लेते हैं, यहाँ पे ही देख लेते हैं। ये कह रहे हैं XYZ 3 सब्सटेंस है। X doesn't conduct electricity in solid or liquid gas. Y conduct both in the fused and solid state. Z contains only in the solid state. ठीक है। अभी कह रहा है what type of the compound XYZ are in terms of linkage. तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड गैस, सॉलिड या लिक्विड में अगर किसी ने कंडक्ट करा तो वो आयनिक है, ठीक है। Y conduct both in the fused and solution state. फ्यूज क्या होता है? फ्यूज का मतलब NaCl ले रखा है, उसको गर्म कर दिया। NaCl ले रखा है, उसको गर्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसने उस वाले फॉर्म में नहीं पूछा, इसने सीधा सीधा पूछा है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं। डोंट कंडक्ट, अच्छा यहाँ पे डोंट कंडक्ट भी है, इसका भी ध्यान रखना। अगर कंडक्ट करा तो आयनिक है, डोंट कंडक्ट है तो परफेक्टली नॉन पोलर है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये किसी भी फॉर्म में नहीं कर रहा, तो उस पे जीरो है ना। जब वो किसी भी फॉर्म में नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो परफेक्टली नॉन पोलर है। वो जनरली किस फॉर्म में हो सकता है? X2 के फॉर्म में हो सकते हैं, परफेक्टली नॉन पोलर। वाई कंडक्ट बोथ इन द फ्यूज्ड एंड सॉल्यूशन स्टेट, इसका मतलब है यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है। इसका एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ही ले रखा है, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड।
लेकिन अगर वो सॉलिड स्टेट में, फ्यूज स्टेट में, देखो यहाँ पे जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, यहाँ देखो जो फ्यूज स्टेट है, फ्यूज्ड एंड सॉल्यूशन अगर इस फॉर्म में है तो ये मोस्ट इफेक्टिव कंडक्टर है। और ये तभी हो सकता है जब आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो। इज वेरी हाई। अब क्या करते हैं, ये हमारा एक आइडियल कंडीशन है, वो फ्यूज स्टेट में भी है और सॉल्यूशन फॉर्म में भी है। फ्यूज स्टेट का मतलब है कि सोडियम क्लोराइड लिया, इसे थोड़ा गर्म करा और ऐसा करा या इसे कैसे भी करा तो ये अब ये मोल्टेन स्टेट में है, लेकिन अभी इसके अंदर कोई वाटर नहीं है, इसे कहते हैं फ्यूज स्टेट। कोई वाटर नहीं है, मोल्टेन स्टेट के अंदर है। अब यहाँ पे ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता। मोल्टेन फॉर्म होने के कारण इसकी जो फ्री मोबिलिटी है या इसकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मोबिलिटी मतलब मूव करना, लिक्विड है तो मूव कर सकते हैं ना, अगर मूव कर सकते हैं, चार्ज कैरी कर सकते हैं तो कंडक्टर है। अब सॉल्यूशन फॉर्म का मतलब क्या है, इसको पानी के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे वापस फिर से लगभग वैसा ही मेथड है, Na पॉजिटिव और OH Cl नेगेटिव। इस वाली केस में एक जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे चार्ज की मोबिलिटी इसके कॉम्पेरेटिवली काफ़ी कम है। ये अगर हम इस दोनों में कंपेयर कर ले तो मोबिलिटी इज हाई ऑन दिस साइड, और अगर हम इससे कंपेयर करें तो मोबिलिटी इज लो ऑन दिस साइड। ठीक है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड की प्रोपोर्शन एक सॉल्यूशन इतनी तो नहीं है। ठीक है ना, वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन लिक्विड फेज का जो कंपोजिशन है वो इसके इतना नहीं है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ये एक्सक्लूसिव एबिलिटी है किसकी, आयनिक कैरेक्टर की। अब क्या करते हैं, इसमें से एक पार्ट को डाउन करते थे। मान लो वो फ्यूज स्टेट में नहीं कर रहा, मान लो कि वो फ्यूज स्टेट के अंदर नहीं कर रहा। अगर उसने फ्यूज स्टेट के अंदर नहीं करा, इसका मतलब है ये एक पोलर कोवेलेंट सॉलिड है, पोलर कोवेलेंट है। ये एक पोलर कोवेलेंट है जो एक्वस फॉर्म के अंदर कंडक्ट करता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं करता। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल HCl है। ठीक है ना, HCl फ्यूज स्टेट में होता ही नहीं, तो कंडक्ट कहाँ से करेगा। और अगर वो कुछ भी ना करे, वो कंडक्ट ही ना करे, नो कंडक्टर, तो इस केस में ये नॉन पोलर है, परफेक्ट नॉन पोलर। तो सिंपल सी बात है कि अपने पास तीन एस्पेक्ट है। अगर वो आयनिक है तो कंडक्ट करेगा, किस फेज में, फ्यूज में भी और सॉल्यूशन में भी। अगर वो कंडक्ट कर रहा है लेकिन सिर्फ एक ही फेज में कर रहा, और वो फेज कौन सा, सॉल्यूशन, तो इसका मतलब वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, और वो किसी भी कंडीशन में कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब है वो एक नॉन पोलर कंपाउंड है जो जनरली X2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पीछे तो कोवेलेंट बता दिया ना, नहीं बताया। हाँ पोलर कोवेलेंट और पोलर में अंतर है? नहीं, पोलर जो है वो वर्ड हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। आयनिक तो हमेशा ही पोलर होगा, उसमें हमेशा एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव चार्ज है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या है, डायपोल मोमेंट का मेथड है, एक डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेथड है। याद है ना, न्यूमेरिकल बनाया इसके ऊपर। तो एक बार डायपोल मोमेंट क्या था, वो फॉर्मूला तो बताया था आपने, हाँ। उसको था क्या, वो होता है क्या मतलब, फॉर्मूला ही टाइप फॉर्मूला ही डायपोल मोमेंट। देखो फॉर्मूले क्या मतलब है कि अगर मान लो अपना एक कंपाउंड है, लेट इट बी ए, ऐसे लिखा बी है ना, और इस वाली साइड पे फिर से वापस ए है, तो अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में डालें, दो चीज़ें हो सकती है। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो नो डिफ्लेक्शन है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला नो डिफ्लेक्शन। अगर ऐसे कुछ नहीं हो रहा तो ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है कि वहाँ पे एक डिफ्लेक्शन हो, और अगर डिफ्लेक्शन है तो फिर ये पोलर कंपाउंड है। और अगर ये पोलर कंपाउंड है तो इसका ये मतलब है कि इसका एक फोर्स ऐसा है जो अनबैलेंस्ड है। सपोज अगर मान लो हमने इस वाली पार्ट को लिया और ये मान लिया कि ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये साइन कुछ ऐसे हुआ, तो वैसा ही एक साइन यहाँ पे भी आना है, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल तो कर नहीं रहे, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस वाली साइड पे होगा, वेक्टर।
और बी के साथ भी अगर हम ये मान लें कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये साइन ऐसे हो सकते हैं। और अगर हम ये मान लें कि बी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लें कि बी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये साइन ऐसे हो सकते हैं। दोनों ही केस में एब्सोल्युटली जीरो हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि ये जो बॉन्ड हो ये 0.3 और ये जो पार्ट है 0.2 है, या उल्टा। तो अगर हमने करा तो ये एक वैल्यू हो सकती है 0.1, दूसरी वैल्यू हो सकती है 0.5। हम ये मान लें कि दोनों एक साइड है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 0.5, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं तो वैल्यू हो गई 0.1। 0.1 है तो डिफ्लेक्शन बहुत वीक होगा, 0.5 है तो इसके कॉम्परेटिवली 5 टाइम्स ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसे मालूम होता है। अगर हम लैटिस एनर्जी की बात कर ले, डी ब्लॉक पे कैसे होगा? सुनो लैटिस एनर्जी की बात कर ले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, साइज। तो अगर हम डी ब्लॉक की साइज, डी ब्लॉक या ए ब्लॉक में जा रहे हैं तो उसमें जनरली क्या हो रहा है कि डी की में साइज क्या है, डिक्रीज कर रही है ना। डी में एक ट्रेंड क्या है, साइज के डिक्रीज करने का, तो लैटिस बढ़ेगी और साथ के साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, ये कैसे पता चला? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करा, ये कैसे मालूम हो? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर ने इंक्रीज करा, ठीक है। अगर हम इसे कंपेयर कर ले सीजियम के साथ, तो सीजियम पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, और जिंक पे कितना है, +2, पहली पार्ट। तो इंडिविजुअली सीजियम के ऊपर चार्ज ज़्यादा है और जिंक के ऊपर कम है। लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो कहाँ पे आ जाना है? मेजर डिफरेंस आ जाना है साइज में। सीजियम नीचे है तो इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, जिंक लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहे हैं, और डिक्रीज ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल आखिर में है जाकर। तो यहाँ पे भी इनके साइज का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाते हैं। और अगर हम वो वाला फॉर्मूला याद करें जहाँ पे लिखा था वैलेंस सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, अगर पेनल्टीमेट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो कोवेलेंट होगा, और अगर पेनल्टीमेट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आयनिक होगा। याद है फाजन्स रूल के अंदर एक रूल था, पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या है, n-1 सेल। n-1 सेल के अंदर अगर 18 इलेक्ट्रॉन है और n-1 सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस वाली केस में तुम्हें जो डिफरेंस आना है वो देखो, यहाँ पे इंडिविजुअली भले ही +1 चार्ज हो, लेकिन सीजियम ले कितना रखा है, 2। तो चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का फर्क है, लेकिन जो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन है 2 × 2 कितने हो गए, 4, दोनों ही केस में। ZnCl2 के अंदर 2 Cl है, तो चार्ज मल्टीप्लिकेशन तो हर बार एक ही आना है, लेकिन चार्ज डेंसिटी का फर्क आना है। अब अगर ये सोचो कि जिंक, सीजियम और जिंक में बहुत ज़्यादा फर्क होगा, वैसे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जो डिक्रीज करने का ट्रेंड है वो कुछ ऐसे है, जो पीरियडिक टेबल में डिक्रीज करने का ट्रेंड है वो कुछ ऐसे है, डी ब्लॉक के अंदर है डिक्रीज करने का, ऐसे मतलब पहले 23 से डिक्रीज करो, फिर कांस्टेंट, और फिर वापस थोड़ा इंक्रीज कर जाता। तो D1 से D5 तक, D1 से D5 तक डिक्रीज करता, ये डिक्रीज करते हैं। D6 to D8 ये कांस्टेंट रहता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और D9 D10 स्लाइटली इंक्रीजेज। तो अगर हम एग्जैक्टली जिंक की बात करें तो जिंक वाली केस में वो अपवर्ड ट्रेंड है, उसका साइज है थोड़ा बढ़ रहा। तो इन दोनों से हम बहुत ही प्रिसाइजली ये नहीं बता सकते कि वो आयनिक है या कोवेलेंट है, लेकिन एक तरीका है जहाँ से हम बिल्कुल प्रिसाइजली बता सकते हैं, और वो तरीका क्या है, अगर तुम जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखो और सीजियम की लिखो, तो सीजियम कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 1 का है। तो सीजियम अगर ग्रुप 1 का है तो उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, अगर ये 5s1 है तो इसके पास 4p आने हैं और 4s आने हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। लेकिन अगर हम जिंक की बात कर ले तो जिंक में कितने हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ठीक है ना, इतना ही है। तो इसमें जो n है वो कौन से भाई, जो n है वो कौन से, ये n है, और ये मिलके क्या है, n-1। तो इस बार कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो जिंक के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, और ये इस बात को एंडोर्स करता है, इस बात को सर्टिफाई करता है कि इसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है।